इस चैनल पे आपका स्वागत है और लाइव क्लास में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। डॉक्टर जयेश मिश्रा इंग्लिश लैंग्वेज के इस प्रोसीजर को लेकर के, जिसमें PCSJ से कनेक्टेड जो पॉइंट है उस पर आपसे वार्ता करते हुए थोड़ा सा क्लास चूँकि विलंबित सा हुई है, दैट इज पॉइंट वी आर जस्ट फोकसिंग आउट प्लीज़ गाइस। तो कल हमने एक सेंटेंस भी आपको शायद लॉन्गर दिया था, उसको भी मैं भी सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू बस इन द पर्टिकुलर वे, और मुझे लग रहा है कुछ लोग जुड़ रहे हैं आप। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे हमारी आपकी चर्चा इंग्लिश PCSJ के लिए, जो हायर जुडिशियल सर्विसेज या JS। ओके, नरेशन पे हमारी आपकी चर्चा चल रही है, जिसमें से हम लोग इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने चर्चा किया है, और जिनमें से खास तौर से जो लेट के इम्परेटिव सेंटेंस हैं उन पर भी हमारी आपकी चर्चा हुई है। एक लॉन्गर सेंटेंस पे मैंने बात किया था, उस क्रम को चूंकि आपके अंदर भी जो दुविधा होगी कहीं अगर सॉल्व करने की हो, तो उस पर हम सेंटेंस को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस की जो भूमिका है, तब इसके बाद हम आगे के क्रम को लेते हैं, नरेशन को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे जो चर्चा हमारी आपकी जारी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिनमें से क्यों में हम लोगों ने स्टडी किया था, और लेट के प्रयोग पे आज उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी उस सेंटेंस को जो दिया गया था उसको सॉल्व करके तब बात करते हैं। उसकी जो टेक्निकल कुछ पॉइंट्स होगी उसको भी आप देख लेंगे, इससे आपके पैसेज बनने में आसानी होगी। मैं सेंटेंस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक बार। द टीचर सेड टू, चलिए हम मैं बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे उस दिन स्टूडेंट शायद मैंने लिखा है द टीचर सेड टू मी, चलिए उसी से सॉल्व कर देते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। द स्टूडेंट, ओके, कामा इन्वर्टेड कामाज में, वाई आर यू लेट टुडे, वाई आर यू, यस तक आप कवर कर रहे हो। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट टुडे, ओके। हैव यू नो वॉच आवर क्लॉक, हैव यू नो वॉच आवर क्लॉक in your home, can you not find out the proper time, can you not find out the proper time, be punctual in future, be punctual in future, otherwise you will be punished, otherwise you will be punished, full stop, inverted comma close। इस क्रम को लेकर के हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको सॉल्व करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में। जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। सेंटेंस की रीडिंग आप लगा लें एक बार। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोग
इस पॉइंट पे जुड़े, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ा सा वाच कर लें। इसके बाद चल रहे हैं क्रम को लेकर के आगे बढ़ते हुए। आई शैल प्रोसीड फर्दर, बढ़ाया जा रहा है क्रम को। ओके गाइस, ऑलराइट, ओके। तो गाइस, सब जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जुड़े हुए लाइव, मोस्ट वेलकम एट ऑल। और क्रम को आगे प्रोसीड करते हैं। जस्ट वी आर फोकसिंग आउट इन द वे। और देखिए, तो ग्रामर के बड़े अच्छे से पॉइंट पे हमारी आपकी चर्चा चल रही है। इट्स वेरी अप्रोप्रिएट वन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब देखिए, और अभी आपने जो पढ़ा है पॉइंट, ये पूरे क्रम पे बेस्ड है। तो सेंटेंस लॉन्गर हो कोई बात नहीं, जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ता चला गया है आप भी वैसे बढ़ते चले जाइए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट है, व्हाई आर यू लेट टुडे, पहले इतने का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते। द टीचर ऑर्डर दिस प्लीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड की जो भूमिका है उसका हम ख्याल रखेंगे। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब सेंटेंस अगर आपका व्हाई से है इंट्रोगेटिव, तो आप सीधे आप व्हाई से आप जोड़ सकते हो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई। इसके बाद तुरंत आप कम प्रोनाउन पे जाइए, यू सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन सा, द स्टूडेंट है, तो व्हाई ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मसला। आर है यहाँ वाच, व्हाई ही वाज लेट, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, दैट डे। अब देखिए यहाँ तक सेंटेंस आपका सॉल्व हुआ वेरी एग्जैक्टली इन द वेरी शार्प मोमेंट। द टीचर सेट द स्टूडेंट, सेट का जो पॉइंट है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। यहाँ तक की भूमिका हुई। तो आगे क्रम देखिए, अब चाहे हम फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, सेंटेंस को आगे वैसे ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विदाउट फुल स्टॉप अगर आगे बढ़ना है तो उस क्रम को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे। हैव यू चार इन योर होम, टीचर ने पूछा है, एंड आस्क्ड उसी के आगे जोड़ दे। अब देखिए कैसे जोड़ रहा है, उन्हीं को ध्यान रखेंगे। एंड आस्क्ड, ओके, एंड आस्क्ड, चूंकि हैव से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब का मसला, तो आप इफ से जोड़ देंगे या वेदर लगाएं, इफ। और प्रक्रिया सब वही, जो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार वही जो लगा हुआ वहाँ पे पूरा सेंटेंस हुआ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे एंड आस्क्ड इफ he had, if he had no watch or clock, no watch or clock in your home है your second person उसी के अनुसार। if he had no watch or clock in his home, in his home, yes, देखिए सेंटेंस को। ऑलराइट, the teacher asked the student why he was late that day and asked if he had no watch or clock in his home। ये फिर पूछा है, कैन यू नॉट फाइंड आउट प्रॉपर टाइम, तो आप लिख सकते हैं अगेन आस्क्ड। अब देखिए ज़्यादा कुछ से जोड़ना नहीं, आपने एंड से एक बार जोड़ दिया, बार बार उसी शब्द का रिपीटेशन ना हो, तो आप अगेन आस्क्ड ऐसे लिख लें। अगेन इंक्वायर्ड आप लिख सकते हो, या एंड आस्क्ड, नो प्रॉब्लम। एंड की अब आवश्यकता नहीं, अगेन आस्क्ड ज़्यादा सुटेबल बताया मैंने। अगेन आस्क्ड, अगेन आस्क्ड। अब देखिए पूरी भूमिका को, अगेन आस्क्ड। अब यहाँ कैन से शुरू है इंट्रोगेटिव, इफ या वेदर,
चलिए वेदर लिख दिया, फिर वही प्रक्रिया सब दोहराई जाएगी। यू सेकंड पर्सन है तब उसी के अनुसार स्टूडेंट के अनुसार। वेदर ही, अब कैन है तो वहाँ पर कुड कर देंगे, कैन को कुड में बदलते हैं इनडायरेक्ट। asked what whether he could not find out, he could not find out the proper time, could not find out the proper time, okay, proper time। फिर आगे मसला क्या है, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। बी पंक्चुअल यानी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो आगे आदेश दिया है, तो फर्दर ऑर्डर्ड, आप वहाँ तक देख पाएंगे मुझे लगता है, फर्दर ऑर्डर्ड। चलिए फर्दर ऑर्डर्ड टू बी, चलिए टू बी, चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ आगे, टू बी पंक्चुअल, टू बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। इसके बाद वहाँ पे अदरवाइज है तो अदरवाइज भी लगा देंगे, अदरवाइज, यस, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड है, तो यू किस में जाएगी, इस पॉइंट पे जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, अदरवाइज ही। अब विल है यहाँ पे, विल बी है यहाँ वुड बी, ही वुड बी पनिश्ड। ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। देख लें पूरे क्रम को इन वेरी एक्यूरेट वे, इन द सिग्निफिकेंट वे एट ऑल, इन द वेरी रिलायबल पॉइंट। पूरे आंसर को एक बार बहुत अच्छे तरीके से वाच कर लें कि कैसे सॉल्व किया, इससे आपकी पूरी स्थिति बेहतर हो जाएगी और सेंटेंस मेकिंग में आपको सहयोग मिलेगा। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब देख लीजिए कैसे सेंटेंस बना है, पूरा एक लॉन्गर सेंटेंस में कैसे आपने इस पूरे क्रम को सॉल्व किया है, हाउ यू सॉल्व सच ए सेंटेंस एट ऑल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे प्रोसीजर को नोट कर लिया होगा, इसको आंसर भी दिया गया। अब आगे के क्रम को हम पढ़ाते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू मेंटेन दैट सो, ओके गाइस, ऑलराइट। तो आगे के क्रम को अब बढ़ाया जा रहा है। अब टॉपिक हमारी आपकी बदलेगी। ये टॉपिक इट मीन्स अभी हम लोगों ने ये मिले जुले पॉइंट्स में मिसलेनियस स्टेप पॉइंट कर लीजिए। अब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो नरेशन में आते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्यों का परिवर्तन कैसे होगा उनकी चर्चा हम करते हैं। फिर आपकी अपडेटिव की बात आएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में ही ग्रामर में जब भी नरेशन पे पूछा जाएगा तो लेवल यही रहेगा। इस लेवल पे अगर आपने आपको कंट्रोल किए हुए हो, आप अपने आप को मेंटेन किए हुए हो, तो डेफिनेटली आप जान लीजिए आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और सिचुएशन विल बी अंडर योर काइंड कंट्रोल एंड यू विल स्पेशली मैनेज द होल प्रोसीजर इन वेरी रिलायबल वे, ओके। जस्ट अब देखिए क्रम को, ओके, यस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपके विस्मय आदिवर्धक वाक्यों का प्रयोग, इसमें तीव्र वेदनाएं हैं और बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए एक एक क्रम आप बेहतर तरीके से जानते चलेंगे। ऑलराइट गाइस, सट वेरी शार्प वे, यस, ओके। एक्सक्लेमेटरी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए विस्मय आदि जो बोधक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी चूंकि हर का रोल है, ये सब जैसे आपने सेंटेंस अभी लॉन्गर में सॉल्व किया तो आपका बिल्कुल पैसेज जैसे ट्रांसलेशन बन गया हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, exclamatory sentence, okay, in that point at all। अब बात ये समझना है इस क्रम में वी आर जस्ट गोइंग एट ऑल। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो भूमिका है उस पर आप समझ ले, इसमें क्या क्रम की स्थिति को लेके आएंगे। अब देखिए पहले ये समझ लें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
इस प्रकार के वाक्यों में क्या है, जॉय, ओके, यानी प्रसन्नता, ओके, शारो, दुख या कष्ट, ओके, एक क्रम इसमें चलेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज, ये आश्चर्य की बात इसमें आएंगी चीजें। इस प्रकार के वाक्यों में जॉय, प्रसन्नता, या कष्ट, क्लेश, शारो, और फिर सरप्राइज, आश्चर्य, इस प्रकार के क्रम को लेकर के बढ़ते हैं। और उसी में किससे क्या होता है समझ लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में हुर्रा वर्ड आया है, चलिए हम यहाँ मेंशन कर दें, दिखेगा आपको हुर्रा। हुर्रा से जॉय की स्थिति आती, एलास से शारो है, और ब्रेव से अप्रूवल या आप प्रेज, प्रेज भी कह सकते, प्रशंसा या प्रेज, अप्रूवल या प्रेज, ये प्रकट होता है। और व्हाट के साथ ये लगा रहे, व्हाट ए और हाउ से सरप्राइज, इतनी चीजें प्रकट होती। दीज थिंग्स आर मेंशन्ड एब्सोल्युटली इन सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन चीजों की बड़ी भूमिका है, इस प्रोसेस की बड़ी भूमिका है, जिस पर वर्क करने की जरूरत है। आर इन दैट कंडीशन एट ऑल, ओके गाइज। तो देखते हैं क्रम में इस क्रिया ध्यान में रखते हुए वाची 12, तो किससे क्या होता है, हुर्रा से जॉय, कैलाश से सारो, ब्राउ से या ब्रेव से आपका सरप्राइज, सर से अपेक्षा कह लीजिए आपका अपलाड उसको कहते हैं, या प्रेज, प्रशंसा है, व्हाट एवर हाउ से सरप्राइज, ये चीज प्रकट होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों को जब इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदलते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा जोड़ने के लिए, और नाउन प्रोनाउन जो परिवर्तन आप करते हैं वो होगा, और किन के साथ क्या स्थिति बनती है इस पर रखने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। अगर आपके सेंटेंस में इनकी जो भूमिका है, अगर आपके सेंटेंस में स्थिति ये है कि वेरी बेसिक पॉइंट पे ध्यान में अगर रखें, अगर प्रसन्नता का भाव हो, अगर आपके इन रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रसन्नता की कोई पोजीशन बनती है, तो आप जान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद जॉय का करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपके प्रसन्नता का मामला है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, दोनों में से चाहे जिस क्रम को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी रिलायबल वन एट ऑल। आप सब बड़े ही ध्यान से इस पूरे पॉइंट को सुन रहे हो, बड़े आशा के साथ, बड़े भरोसे के साथ लगे हो, तो आपके भरोसे की ताकत यहाँ भी ताकत देगा, और ये चीज़ें आपके लिए आसान होगी। नरेशन के बाद में जो ट्रांसलेशन क्रम बंद एक भी बार नहीं होगा, वो जो टॉपिक को चल रहे होते तो उसी को पहले क्रम करके तब इसके बाद उसको बढ़ाया जाएगा। तो चूँकि कुछ लेक्चर फिर लगातार ट्रांसलेशन पे ही लॉन्गर वन पे कर देंगे, फिर आगे टॉपिक पे बात की जाए, कुछ करेक्शन जो सेंटेंसेस करेक्ट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट टू करेक्ट का जो पोजीशन है उस पर काफ़ी चीज़ें टच की जाती हैं। वो भी कई एग्जामिनेशन में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करके टच किया गया है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको मॉडल क्लियर होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उनको आप हैंडल कर सकते हो या मेंशन कर सकते हो। तो देखते हैं
तो जब भी आपके सेंटेंस में यदि प्रसन्नता हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जस्ट वी आर पॉइंटिंग इट आउट थ्रू एग्जाम्पल। उदाहरण उसका एक ले लीजिए। जैसे सेंटेंस आपका है रोहन सेड, रोहन सेड कम इन्वर्टेड कामाज में माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। यहाँ पे रोहन सेड हुर्रा, पहले तभी तब ना आश्चर्य की बात आएगी या एक्सक्लेमेटरी का मसला आएगा आनंद के लिए। रोहन सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, इन्वर्टेड कामा क्लोज। रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अब इसकी टेक्निक देखिए। सी द अप्रोप्रिएट टेक्निक in the concerning way, in the appropriate way of this connection at least। देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र किया, यदि आपके सेंटेंस में यदि हुर्राह का प्रयोग किया गया हो, इस पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट को संकेत में लाएंगे। तो इस प्रोसीजर पे आप आ जाइए। यहाँ पे रोहन एक्सक्लेम्ड, ओके, रोहन एक्सक्लेम्ड दैट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई ऑब्जेक्ट नाम लिखने की जरूरत भी नहीं। रोहन exclaimed that, रोहन exclaimed that, रोहन exclaimed that, this is the process। रोहन exclaimed that। अब आइए पूरे रूल पे वही, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रोहन है तो यहाँ ही जो हो जाएगा। अगर कोई रेडी होता तो हर हो जाता, अगर यहाँ आई सीधे दिया जाता यहाँ रोहन यहाँ ही हो जाता, अगर यहाँ रागिनी होता और यहाँ आई होता तो यहाँ शी हो जाता। तो उसी क्रम में हम लोग बढ़े। रोहन एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम विद जॉय के साथ आप जोड़ेंगे। ऐसे एक्सक्लेम से भी कर सकते, एक्सक्लेम विद जॉय, ये पूरे क्रम को आप नोट करोगे, ध्यान रखिए। एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये पूरा क्रम आप लगाइए। रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, दोनों में चाहे जो यूज करिए। रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसके बाद दैट से सेंटेंस को जोड़ देंगे। बहुत थॉटफुल वे में, बहुत इजी वे में, जस्ट उस पॉइंट पे रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई ओल्ड फ्रेंड, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रोहन, तो यहाँ पे हिज ओल्ड फ्रेंड, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। रोहन exclaimed with joy that his old friend had come। This is the point at all, और this is the well up to date and very reliable manner in the way। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस सेंटेंस को समझा होगा और कोई आपको वहाँ पर आवाज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं थोड़ा सा संकेत देख लूँ आपका। आई थिंक यू आर अप्रोप्रिएट इन मैनर, यू आर गेटिंग वेल एट ऑल। संकेत हैं आपके, दैट इज ऑल राइट, तो दैट्स गुड वन। ओके, इस क्रम को आगे प्रोसीड करते हुए वी आर जस्ट फोकसिंग आउट इन दैट मैनर, इन दैट वे। क्रम को देखते हैं तो जब भी कोई एक हुर्राह का एग्जाम्पल अगर आपको मालूम पड़ गया तो जितने एग्जाम्पल्स होंगे सब उसी क्रम में होंगे। तो आपने देखा हुर्राह यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, दोनों में कोई आप फोकस कर सकते हैं। तो और सारे क्रम वही रहेंगे। यहाँ पे माई ओल्ड फ्रेंड है तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, सच पॉइंट्स यू कैन मैनेज इट, दैट इज गुड वन एट ऑल।
अब अगला पॉइंट, इसको आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर बी, जैसे ए पे हुआ, तो यदि आपके सेंटेंस में शोक का भाव प्रकट किया गया हो, आप जो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट्स को आप नोट भी करते चल सकते हैं। यू कैन नोट द पॉइंट्स इन अ वेरी एग्जैक्ट वे। क्लियर? तो किन से क्या प्रकट होता है ये चीज़ आपको भी यहाँ पे मेंशन की गई। अगर सेंटेंस में आपके दुख या क्लेश की बात हो, आप उसको नोट लिख लीजिए। यदि शोक का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सेंटेंस में पॉइंट अगर हो तो इस क्रम में दुख की बात, अगर वहाँ पे शोक का अगर कोई मसला है तो आप नोट कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या exclaimed with sorrow, exclaimed with grief या exclaimed with sorrow. This is the point. Exclaimed with grief या exclaimed with sorrow. This is the process you have to write out. एक एग्जाम्पल से आप डायरेक्ट नरेशन के इस पॉइंट को आप अंजाम दे सकते हो। जिससे एग्जाम्पल है he said, वेरी सिंपल वन, he said, कामा इन्वर्टेड कामाज में, अलास। अब देखिए बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं आएंगे। जो भी एग्जाम्पल एक टेबल होगा वो इसी तरीके के क्रम में रहेंगे। किसी भी टॉपिक के नरेशन के एक पॉइंट दो पॉइंट टच कर लिया जाएगा जो आपकी इंग्लिश की भूमिका रहेगी। ही सेड, इन्वर्टेड कामाज में, अलास आई एम रूइंड, ओके, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ही सेड अलास आई एम रूइंड, इट इज द पॉइंट। इनडायरेक्ट में इसको मेंशन करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब अलास शब्द आ गया तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि दुख या क्लेश की भावना या दुख का क्लेश का मसला है। तो एलास के लिए यहाँ पे ही exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow या डिलाइट, he exclaimed with sorrow या exclaimed with grief, दोनों में। तो चूंकि दुख की बात है तो वहाँ डिलाइट का प्रयोग कहाँ से होगा, वो ग्रीफ है। ओके, तो ही exclaimed with sorrow या with grief, दोनों में से चाहे जो आप यूज कर लीजिए, इट इज योर चॉइस, इट्स नो मैटर एट ऑल, इट इज बेस्ड ऑन योर ओपिनियन कि यू आर जस्ट गोइंग टू राइट बेसिकली sorrow or grief. Okay, claim with sorrow that। इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यही है, यहाँ पे ही लिख दिया आपने। आई एम रूइंड है, यहाँ वाज रूइंड, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट आंसर विच यू गॉट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की भूमिका है जो आप आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए तो मैं आगे के क्रम को लेकर के चलूं। एट फर्स्ट 12 that we shall proceed further in the points. Okay, थोड़ा सा क्रम और है, shall think proceed। तो देखते हैं, अब इस क्रम में जरा वॉच करें। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है, जो ब्राउ का प्रयोग है उस क्रम को लाते हैं। यदि वाक्य में प्रशंसा की गई हो, नोट लिख लें उस पॉइंट्स पे। यदि आपके वाक्य में प्रशंसा का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे बोल रहा था आपके रूल में काम दे जाएगा। इट्स वेरी एब्सोल्यूट रूल, यू कैन राइट इट एग्जैक्टली। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव है आपका है, अगर प्रशंसा का है, देयर इज प्रेज और देयर इज अपलॉड, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपलॉडेड या प्रेज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेज्ड, अपलॉडेड या प्रेज्ड। एक एग्जाम्पल इस लय में हम देखते हैं, इस डायरेक्ट नरेशन में
आपकी वन मोर एग्जाम्पल कंडीशन एट ऑल। ही सेड टू अस, ये आपकी एक्सरसाइज है। ही सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामाज में ब्राउ या ब्रेव, ब्राउ ब्रेव, यू हैव डन वेल, you have done well, all right, full stop, inverted comma, close, okay. He said to us, brave, you have done well। आपने देखा इस क्रम को, अगर सेंटेंस में चूंकि ब्राव वर्ड है, ब्रेव आपने यूज किया है, यहाँ अपलाड, अपलाडेड या प्रेज्ड यूज करेंगे, तो उस क्रम में आप लिख सकते हो कि ही अपलाडेड अस दैट, उसी क्रम को बढ़ा करके प्रेज्ड अस दैट, क्रम आपका सही है। लेकिन आप कहीं किताब में देखेंगे वैसे जो आप चाह रहे हैं वैसे न लिखा गया हो, लिखा इस तरीके से गया हो आंसर, ही अपलाडेड अस, he applauded us saying, he applauded us saying that, he applauded us saying that। अब तुरंत प्रोनाउन पे जाइए, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट अस है तो वी हो गया, हैव है यहाँ हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, वी हैड डन वेल। टेंस और सारी चीज़ों का परिवर्तन उसी प्रकार से होता है असर्टिव सेंटेंस की तरह ही, जैसे आप सॉल्व करते रहें। पूरा आंसर होगा ही अपलाडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट अस है। क्लियर, आप इसको नोट कर लें। अभी एक पॉइंट आपका बच्चा जो डायरेक्ट नरेशन में पॉइंट वन जो व्हाट और हाउ वाला मसला, जैसे रवि, रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामाज में हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क। रवि सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इनडायरेक्ट में यस। और एक सेंटेंस, मोर देन दैट, इट्स वेल एट ऑल, नॉर्मली यू हैव टू पॉइंट्स आउट हियर, वेट, जैसे सेंटेंस आपका इस क्रम में रखा गया। वन मोर सेंटेंस, जैसे ही सेड, डायरेक्ट में पॉइंट, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में व्हाट, व्हाट फूल, ओके, आई एम, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इनडायरेक्ट नरेशन में मेंशन करना। तो आपको सबसे बड़ी समझने की बात है, अगर हाउ और व्हाट से शुरू है आपका सेंटेंस, इस वाले पार्ट में आप एक्सक्लेम्ड यूज कर देंगे। तो रवि, आंसर हुआ रवि एक्सक्लेम्ड, रवि एक्सक्लेम्ड दैट, सारी प्रक्रिया वैसे ही, रवि एक्सक्लेम्ड दैट। फिर प्रोनाउन पे जाइए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ रवि एक्सक्लेम्ड मी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे ना परेशान होइएगा। रवि एक्सक्लेम्ड मी भी लिखेंगे तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन रवि एक्सक्लेम्ड दैट लिखेंगे तो आगे चूंकि मी के लिए बात आ जाएगी, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ मी टू राइट देयर। तो रवि एक्सक्लेम्ड दैट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, मी है तो आई, तो आई वाज वॉकिंग, आई वाज वॉकिंग। और आपको बताऊं, अगर यहाँ पे चूंकि एडजेक्टिव या चीज़ें प्रयोग की गई हैं, तो जिससे फास्ट है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस बदलने का तरीका, एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। इसके लिए एक रूल है कि व्हाट और हाउस अगर सेंटेंस शुरू है इससे अधिकता प्रकट होती है, इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। और सबके लिए तो जो एडजेक्टिव है तो आपको उसके लिए आप वेरी लगाइए, और नाउन वगैरह है तो उसके लिए ग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फूल कहीं यूज़ किया गया है तो उसके लिए वेरी फुल नहीं करेंगे, ग्रेट फुल वर्ड यूज़ करेंगे। यही बात मसले का प्रयोग है यहाँ पे। एक्सक्लेम्ड
दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, यही मसला है। यहाँ देख लीजिए, ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई है नहीं, सब्जेक्ट इट इज ही हियर, तो आप यहाँ पे ही लगा दें, ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, तो ही वॉज अ, क्योंकि फूल के लिए मैंने बताया ग्रेट वर्ड, अ ग्रेटफुल, ये आपका आंसर हो गया। ही वॉज ग्रेटफुल, इट्स वेरी, ही सेड दैट ही वॉज अ ग्रेटफुल, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी रिलायबल आंसर एट लीस्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस लेक्चर को आपने इन्जॉय किया होगा और आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सहजता के साथ, यू गॉट इट वेल एट ऑल। तो नरेशन इज प्रोसीडिंग नाउ, and the narration and the topic is increased well, and particularly I pointed out different ways of that, very simple way, not very different ways at all. So you got it well, और एक पोर्शन उसका बताने के बाद आपके इस टॉपिक की स्थिति हो जाएगी। तो दैट इज ऑल राइट, यानी ऑप्टेटिव पर चर्चा हम लोगों की अगले लेक्चर में, वी शैल प्रोसीड फर्दर। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल राइट, हम अगले अंक में आपका इंतज़ार करेंगे।